नमस्कार, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। लास्ट क्लास में हमने एक लड़ाई लड़ी थी, किसके बीच में? डीएनए के बीच में और आरएनए के बीच में। और हमारा जीता कौन था? डीएनए जीता था। तभी तो आज मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारा डीएनए जो है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं हमारे डीएनए के बारे में। ज़्यादातर चीज़ें हमारे न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, नाइट्रोजनस बेसिस, इन सब के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर चुके हैं हमारे फर्स्ट क्लास में, जहाँ पर हमने बात करी थी कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, है कि नहीं है? आज उन्हीं को ही हम क्या करने वाले हैं? असेंबल करके हमारा पूरा डीएनए बनाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पूरा डीएनए बनाने वाले हैं। अब जब हमने डीएनए को या नेचर ने जब डीएनए को चूज कर ही लिया है तो जान लेते हैं कि डीएनए के कुछ सेलिएंट फीचर्स क्या है। आखिर क्यों जो डीएनए है वो ज़्यादा प्रेफर किया गया है एज कंपेयर टू आरएनए। और ये प्रेफरेंस हमने नहीं करी, ये प्रेफरेंस नेचर ने करी है। और नेचर हमेशा उसी चीज़ को प्रेफर करती है जो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, हम हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। यस, तो यहाँ पर हमारे डीएनए और आरएनए में हमारी जो लड़ाई है, जो जंग थी, वो कौन जीता? डीएनए जीता। और डीएनए ही प्रीडोमिनेंटली ऑर्गेनिजम्स में क्या बन गया? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोरेज मॉलिक्यूल बन गया। बात आ रही है समझ में? आइए शुरू करते हैं। तो जो डीएनए है वो क्या है? एक काफी लंबा पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स का। क्या होता है डीएनए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स का। ठीक है, तो जो डीएनए है वो क्या है? एक लॉन्ग पॉलीमर है ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। आ रही है बात समझ में? साथ ही में जब हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ हम कैसे देखते हैं कि एक डीएनए में कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं। आ रही है बात समझ में? हमें क्या देखना है? हमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोकैरियोटिक डीएनए देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में हमारे पास में 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स होते हैं डीएनए में। जबकि अगर हम ह्यूमन डीएनए की बात करें, हैप्लॉइड कंटेंट की बात करें, तो हमारे पास होते हैं 3.3 इंटू 10⁻⁹ डीएनए के बेस पेयर्स। आ रही है बात समझ में? यहीं अगर हम बात करें बैक्टीरियोफाज 5174 की, तो हमारे पास में 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? एंड अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियोफाज लैम्डा की, तो हमारे पास होते हैं 48,502 बेस पेयर्स। आ रही है बात समझ में? यस और नो? गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर हमने बात करी कि जो हमारा डीएनए है वो कैसा है? एक बहुत ही लंबा पॉलीमर है। ठीक है, सो डीएनए इज अ वेरी लॉन्ग पॉलीमर। ठीक है, क्या है? लॉन्ग है और पॉलीमर है। अब पॉलीमर है तो भाई ये किससे बना हुआ होगा? बहुत सारे मोनोमर्स से बना होगा। किससे बना होगा? बहुत सारे मोनोमर्स से बना होगा। अब ये मोनोमर्स क्या है? ये मोनोमर्स हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है? हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और जब हम क्या बनाते हैं? जब हम बनाते हैं हमारा डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो हमारे पास में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कैसे होंगे? हमारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्या होंगे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे। आई बात समझ में? अब जब हम इस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स आते हैं। क्या आते हैं? 3 कंपोनेंट्स आते हैं। पहला हमारे पास यहाँ पर एक कंपोनेंट आता है हमारा शुगर। क्या आता है? शुगर आता है, जो डीएनए के केस में हमारा क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज। क्या होता है? डीऑक्सी
राइबोज होता है। दूसरा हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होता है। क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है। और ये नाइट्रोजनस बेस हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक डबल रिंग और एक सिंगल रिंग। तो डबल रिंग हमारे पास कौन से हैं, प्यूरिन्स हैं। यस, जिसमें हमारे पास क्या आएंगे, ए और जी, दैट इज एडेनिन एंड गुआनिन। और अगर हम पिरिमिडीन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पिरिमिडीन की बात करते हैं, तो हमारे पास कौन आते हैं, थाइमिन एंड साइटोसिन। बात आ रही है समझ में, ये नाइट्रोजनस बेसिस हो गए। ठीक है, क्या यहाँ पर यूरासिल आएगा, फर्स्ट क्लास को याद करके मुझे बताओ, क्या यहाँ पर यूरासिल आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यूरासिल कहाँ होता है, यूरासिल हमारे आरएनए में होता है। आ रही है बात समझ में, शुगर हो गया, नाइट्रोजनस हमारा बेस हो गया, और साथ ही में हमारे पास क्या है, एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप है। क्या है हमारा, एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, जो कि हमारे को किससे मिला है, हमारे को मिला है फॉस्फोरिक एसिड से। किससे मिला है, फॉस्फोरिक एसिड से मिला है। बात समझ में आ गई, एक एक के बारे में बात कर लें, स्ट्रक्चर बना लें, आ जाओ। तो यहाँ पर जब हम सबसे पहले बात करते हैं हमारी डीऑक्सीराइबोज शुगर की, किसकी बात करते हैं, डीऑक्सीराइबोज। तो पहले तो मैं ऐसे लिखती हूँ, डीऑक्सी और फिर क्या है, राइबोज शुगर बनाना है। यस और नो, तो पहले तो हम क्या करेंगे, राइबोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, राइबोज का स्ट्रक्चर। हमने बोला था कि एक डायमंड रिंग जैसे होती है ये, यस और नो, यस और नो। फिर हम क्या करेंगे, इनको मार्किंग कर लेंगे, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, ये वाला 4 प्राइम, एंड इसके ऊपर सर पे कौन लगा होता है इसका, 5 प्राइम, CH2OH। ठीक है, क्या लगा होता है, ये वाला कौन सा है, 5 प्राइम है। ठीक है, अब हमारे पास में ये जो 1 प्राइम है, इसके ऊपर हमने क्या बोला था कि क्योंकि हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बड़ा है, उसको थोड़ी इज्जत देनी होती है, तो उसको हमेशा हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, और हमारा नीचे क्या आ जाएगा, छोटा हाइड्रोजन ग्रुप। आ रही है बात याद। ठीक है, ये हम क्या बना रहे हैं अभी, राइबोज शुगर बना रहे हैं। फिर से वही होएगा, OH, OH, लेकिन जो हमारे 2 प्राइम और 3 प्राइम के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, माना ऊपर आने चाहिए, लेकिन क्या रिंग में जगह दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इन्वर्ट कर देंगे चीज़ों को, ऊपर हम रखेंगे H, नीचे कर देंगे OH। बात आई समझ में, ऊपर कर देंगे H, नीचे कर देंगे OH, क्योंकि अगर हम OH लिखते तो रिंग के अंदर तो जगह कम है, इसलिए क्या होता है, 2 प्राइम और 3 प्राइम के कार्बन के ऊपर हमारे पास क्या है, H और H जुड़ते हैं और नीचे OH जुड़ता है। जब हम बात करते हैं 4 प्राइम की, तो ऊपर तो CH2OH जुड़ा है, OH यहाँ जुड़ ही गया है, तो यहाँ पर हम H जोड़ देते हैं। ये कौन सी शुगर हो गई हमारी, ये हमारी हो गई राइबोज शुगर। क्या हो गई, ये हमारी राइबोज शुगर है। अब हमारे को इसको बनाना है डीऑक्सीराइबोज, मतलब एक जगह से ऑक्सीजन को हटाना है। क्या करना है, एक जगह से ऑक्सीजन को हटाना है, और वो ऑक्सीजन हम कहाँ से हटाते हैं, 2 प्राइम के हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं। और जैसे ही ये रिमूव करते हैं, तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन रिमूवल किया, तो ये क्या बन गई, डीऑक्सीराइबोज शुगर बन गई। बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो। ठीक है, अब ये हमारी डीऑक्सीराइबोज शुगर बन गई। अब हमारे को क्या बनाना है, हमारे को इसको जॉइन करना है किसके साथ में, किसके साथ में, एक नाइट्रोजनस बेस के साथ में। बात आ रही है समझ में, बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही। तो नाइट्रोजनस बेस हमारा कहाँ जुड़ेगा, जो नाइट्रोजनस बेस है हमारा, नाइट्रोजीनस बेस, यस और नो। नाइट्रोजनस बेस हमारे पास दो तरीके के हैं, एक हमारे पास में 2 मेंबर्ड है प्यूरिन्स, और एक हमारे पास में सिंगल 2 रिंग्ड है प्यूरिन, और एक हमारे पास में क्या है, पिरिमिडीन है, जिसमें क्या है, सिंगल रिंग ही है।
प्यूरीन की अगर हम बात करते हैं तो प्यूरीन में हमारे पास एडेनिन एंड हमारे पास क्या आते हैं, गुआनिन। अगर हम पिरिमिडीन की बात करें तो डीएनए के लिए पिरिमिडीन में हमारे पास एक आता है थायमीन और दूसरा हमारे पास क्या आता है, साइटोसिन। क्या आता है, साइटोसिन आता है। यस और नो। जब हम प्यूरीन की बात करते हैं तो प्यूरीन कैसा है, डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है। यस और नो, ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और प्यूरीन के 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन है। और प्यूरीन किससे बाइंड करता है, 9 प्लेस वाले नाइट्रोजन से बाइंड करता है, किसको, शुगर को। किसको, शुगर को, ठीक है। ये दोनों के लिए है, एडेनिन के लिए भी एंड गुआनिन के लिए भी। जब हम बात करते हैं पिरिमिडीन की तो पिरिमिडीन हमारे पास कैसा है, सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर है। और इसके N1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे क्या लगे हुए हैं, हमारे नाइट्रोजनस ग्रुप लगे हुए हैं, नाइट्रोजन लगा हुआ है और ये शुगर से बाइंड करता है बाय नाइट्रोजन ऑन दी फर्स्ट पोजीशन। यस और नो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ज्वाइन कर लें, इसको ज्वाइन कर लें। कहाँ ज्वाइन होएगा ये, 1 प्राइम कार्बन पे ज्वाइन होएगा। कहाँ ज्वाइन होएगा, 1 प्राइम कार्बन पे ज्वाइन होगा। और हमारे पास में यहाँ पर दो जो और अलग 1 प्राइम कार्बन के अलावा जो और इम्पॉर्टेंट हमारे पास में कार्बन है वो कौन है, ज़रा उनको मार्क कर लें। एक तो 1 प्राइम कार्बन हमारा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर 3 प्राइम कार्बन, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और हमारा क्या है, ये 5 प्राइम वाला कार्बन भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर आगे जाके क्या लगेगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। यस और नो, यही तो क्या देकर जाएगा, पोलैरिटी देकर जाएगा हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, आ जाओ बात करते हैं। अटैच करते हैं, किसको अटैच करेंगे, हमारे नाइट्रोजनस बेस को, किससे, हमारे शुगर से। कर लें, चलो आओ। अब क्या है भाई, यहाँ पर हमारा ये बन गया डायमंड रिंग, ठीक है। शुगर बन गई, पेंटोज शुगर बन गई। अब पेंटोज शुगर के यहाँ पर तो नीचे तो H है, ये 1 प्राइम कार्बन है, ये 2 प्राइम कार्बन है। जहाँ पर क्या है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ क्या है, यहाँ पर ऊपर की तरफ हमारे पास में अंदर की तरफ रिंग के अंदर H है, रिंग के नीचे OH है, रिंग के अंदर H होगा, नीचे OH होगा, राइट। और यहाँ पर क्या है, CH2OH, ठीक है। यहाँ पर इसको क्योंकि हमारे को फॉस्फेट ऐड करना है तो इसको अलग से लगा देते हैं ऐसे बॉन्ड करके, O और H, ठीक है। और नीचे क्या होगा, H होगा। मार्किंग कर दें प्राइम कार्बन की, ये 1 प्राइम है, ये हमारा 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और ये वाला 5 प्राइम, ठीक है। अब जो हमारा नाइट्रोजनस ग्रुप जुड़ रहा है वो कहाँ जुड़ेगा, अगर हमारे पास जुड़ रहा है प्यूरीन, तो प्यूरीन किससे जुड़ेगा, प्यूरीन अपने 9th नाइट्रोजन से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा, 9th नाइट्रोजन से जुड़ेगा, ऐसे। यहाँ पर कौन है, इसका 9th नाइट्रोजन है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ये कौन जुड़ गया इसके साथ में, प्यूरीन जुड़ गया। तो ये क्या बन गया हमारा, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर शुगर। ये क्या है, डीऑक्सीराइबो शुगर है यहाँ तक। और ये क्या है, दिस इज और नाइट्रोजनस बेस। तो ये हो गई हमारी शुगर, राइट, एंड ये हो गया हमारा नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। इनको दोनों को मिलाकर ये क्या बन गए, शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिलाकर क्या बन गया, ये बना एक न्यूक्लियोसाइड। क्या बन गया, ये एक न्यूक्लियोसाइड बन गया। क्या बन गया, ये एक न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब अगर इस न्यूक्लियोसाइड में हम 5 प्राइम पर क्या जोड़ देते हैं, एक फॉस्फेट जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे फॉस्फेट, जल्दी से बता दो कैसे फॉस्फेट जोड़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास में क्या आ रहा है, एक फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है, ठीक है। ये आया हमारा फॉस्फेट
ग्रुप। ऐसे ही आ रहा है। कौन लेकर आ रहा है हमारे पास में? ये फॉस्फोरिक एसिड देकर जा रहा है। कौन देकर जा रहा है? जो हमारे पास में क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। कहाँ से आया है? फॉस्फोरिक एसिड से आया है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर जब ये जुड़ेगा तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाना है? यहाँ से रिमूव हो जाना है क्या? रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन जाना है? एस्टर बॉन्ड बन जाना है। यस और नो? यस और नो बन जाना है। बना दें यहाँ पे, आ जाओ। क्या होएगा जब एस्टर बॉन्ड बन रहा है, वाटर रिमूव होके जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होएगा? दो तो H निकलेंगे और एक O निकलेगा। दो H दोनों के दोनों निकल जाएंगे, एक O निकल जाएगा। बीच में बचेगा क्या? यहाँ पर बीच में यहाँ पर बचेगा हमारे पास में सिंगल O, ऐसे। और ये क्या बन गया है अब? दिस इज आवर एस्टर बॉन्ड। ये क्या बन गया है? ये एक एस्टर बॉन्ड बन गया है। और क्योंकि ये जो क्या है हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फोरिक एसिड से आता है, तो ये हमारे डीएनए को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देकर जाता है। डीएनए कैसा हो जाता है नेचर में? एसिडिक हो जाता है, राइट। एंड साथ ही में ये फॉस्फेट ग्रुप क्या कैरी करता है? नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो ये कैसा हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? अब यहाँ पर हमारे पास में क्या आ रहा है? ये वाला जो O है, यहाँ से H रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है? H रिमूव हो जाता है। एंड इसके ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि O हमेशा क्या होता है? दो से बॉन्ड करता है। यस और नो? क्या होता है? दो से बॉन्ड करता है। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही है, तो क्या आ गया है? नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से हमारे डीएनए के ऊपर क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है। अब ये वाला जो हमारा क्या है, ये वाला जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दिस इज रेडी टू बाइंड विद another sugar. This is ready to bind with another sugar. और ये किससे रिएक्ट करेगा? ये रिएक्ट करेगा हमारे अगले शुगर के 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। यस और नो? यस और नो? तो ये कुछ ऐसा सा बाइंड करेगा यहाँ पर, ऐसा। यस और नो? राइट? आ रही है बात समझ में? तो ये क्या बन गया है? दिस इज आवर अनदर एस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? एस्टर बॉन्ड 2 है। कौन सा बॉन्ड है? एस्टर बॉन्ड 2। ये एस्टर बॉन्ड 1 था। यस। तो हमारे पास में दो शुगर्स के बीच में, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में क्या बना हुआ है? दो एस्टर बॉन्ड बने हुए हैं। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड के जो मोनोमर्स हैं वो एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। किससे जुड़े हुए हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? तो हमारे पास में क्या है? ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है। अब हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड बन गया। अभी तो मैम हमने यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड ही बनाया था, लेकिन जैसे ही आपका एक न्यूक्लियोसाइड में क्या जुड़ जाता है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, तो वो आपका क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोल के जा रहे हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किससे जुड़ा हुआ है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और एक शुगर दूसरे नाइट्रोजनस बेस से किससे जुड़ी हुई है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी हुई है। यस और नो? यस और नो? बात आ रही है समझ में? क्लियर हुआ ये पूरा कि कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है? ठीक है, कैसे मोनोमर्स अटैच्ड है न्यूक्लियोटाइड्स के। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या है?
अब हम बात करेंगे यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में। किसके बारे में बात करके जाएंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में। तो ये क्या है? ये एक हमारा रिंग है, ठीक है। क्या है? ये एक हमारा रिंग है। ये दूसरे रिंग से जुड़ा हुआ है थ्रू अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यस और नो? यस और नो? राइट। और ये ऐसी दूसरी रिंग है, ठीक है। फिर ये एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ी हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये दूसरे रिंग से जुड़ी हुई है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फिर ये एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ी हुई है, राइट। और ये दूसरी रिंग एरी हमारी, ठीक है। फिर ये एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ी हुई है, और आगे क्या है हमारे पास में? दूसरा शुगर आ जाएगा। यस और नो? ये क्या है? दूसरा शुगर अगर हम यहाँ पे बना देते हैं इसका, तो इसका जो फ्री एंड रहेगा वो क्या रहेगा? 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल। और इस शुगर का जो फ्री एंड रहेगा वो क्या रहेगा? 5 प्राइम फॉस्फेट। यस और नो? यस और नो? तो इसकी कैसी चल रही है पोलैरिटी? अगर हम ऊपर से देखें तो इसकी पोलैरिटी जा रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ऐसे क्या है? ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है, ऊपर से नीचे। एंड ये क्या कर रहे होंगे? ये अपने बेसिस को प्रोजेक्ट कर रहे होंगे यहाँ से, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है? ये एडेनिन लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? साइटोसिन लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? मान लो गुआनिन लगा हुआ है। और ये क्या लगा हुआ है? मान लो यहाँ पर थायमीन लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, नहीं है कि नहीं है? ठीक है। अब जो हमारी ये तो एक स्ट्रैंड है, लेकिन हमारा डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है। तो इसका पेयर तो बनाना पड़ेगा ना, एक और स्ट्रैंड तो बनाना पड़ेगा। अब उस स्ट्रैंड में यहाँ पर अलग क्या है? उस स्ट्रैंड में हमारे पास अलग ये है कि हमारे जो रिंग्स हैं वो उल्टे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हमारे जो रिंग्स हैं वो उल्टे हो जाते हैं। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? यस और नो? ऐसे होएगा, राइट। चलो भाई, तो ये और हमने क्या बना दी? उल्टी हमने रिंग्स बना दी हैं। यहाँ पर ये हमारी एक और रिंग, एंड दिस इज फर्दर कनेक्टेड टू अनदर रिंग हियर, ठीक है। और इसका ये फ्री एंड हम यहाँ पे क्या रखेंगे? 5 प्राइम फॉस्फेट। और इसका यहाँ पर फ्री एंड क्या रहेगा? 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? और ये क्या करेंगे? ये अपने 1 प्राइम कार्बन से बेस पेयर्स को प्रोजेक्ट करेंगे सेंटर में। क्या करेंगे? बेस पेयर्स को प्रोजेक्ट करेंगे सेंटर में। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है? यस और नो? यस और नो? यहाँ पर भी बना दें। यहाँ पर मान लो क्या है? ए है हमारे पास में, तो कौन प्रोजेक्ट होएगा इधर से? टी प्रोजेक्ट होएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बेसिस के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना है, कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? कि जो एक प्यूरीन है, जो क्या है? एक प्यूरीन है, वो हमेशा किससे बाइंड करेगा? एक पिरिमिडीन से बाइंड करेगा। किससे बाइंड करेगा? एक पिरिमिडीन से बाइंड करेगा। बात आ रही है समझ में? मतलब कि अगर हमारे पास में एक 2 मेंबर्ड रिंग है, क्या है? 2 मेंबर्ड रिंग है, तो वो किससे बाइंड करेगी? वो बाइंड करेगी एक सिंगल मेंबर्ड रिंग से, सिंगल रिंग से। बात आ रही है समझ में? मतलब कि यहाँ पर अगर हम एडेनिन की बात करें तो एडेनिन बाइंड करेगा किससे? ऑलवेज विथ थायमीन एंड वाइस वर्सा। एंड अगर हम साइटोसिन की बात करते हैं तो साइटोसिन 3 बॉन्ड्स के साथ में बाइंड करेगा विद गुआनिन एंड वाइस वर्सा। ये बातें हम कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में कि एडेनिन बाइंड करता है थायमीन से विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड साइटोसिन बाइंड करता है गुआनिन से विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसी वजह से मान लीजिए एक हमारे पास क्या है? 2 रिंग है और एक सिंगल रिंग है, फिर एक सिंगल रिंग है, फिर एक 2 रिंग है, फिर एक सिंगल रिंग है, फिर एक 2 रिंग है, 2 रिंग है, सिंगल रिंग है, 2 रिंग है, सिंगल रिंग। तो जो डिस्टेंस है दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में वो ऑलमोस्ट क्या रहता है? सेम रहता है। क्या रहता है? सेम रहता है। अब बात आती है कि जो हमारे यहाँ पर जो बेसेस हैं ये किससे बाउंड रहते हैं? कुछ बॉन्ड से बाउंडेड रहते हैं।
ए और टी किससे बाइंड करेंगे? डबल बॉन्ड से बाइंड करेंगे। सी और जी किससे बाइंड करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड से बाइंड करेंगे। जी एंड सी वाइस वर्सा किससे बाइंड करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड से। यहाँ पे ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड्स मैंने बनाए हैं ये कौन से बॉन्ड्स हैं? विच बॉन्ड्स आर दीज? दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। यस और नो? यस। तो ये सारे क्या हैं? जो दो बेस पेयर्स हैं वो हमेशा किससे बाइंड करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करते हैं। बात आ रही है समझ में? अब मुझे बताओ यहाँ पर हमारे पास प्यूरिन्स कितने हैं? प्यूरिन्स काउंट करके बताओ पहले तो मेरे को। कौन कौन से होते हैं प्यूरिन्स हमारे पास में? ए और जी। यस और नो? यस। तो हमारे पास में प्यूरिन्स कितने हैं? एक ए, दो ए और तीन ए। तीन ए है यहाँ पर। यस और नो? एंड ग्वानिन कितना है? एक, दो ग्वानिन है। ठीक है, मतलब प्यूरिन्स टोटल मिला के कितने हो गए? 5 हो गए। तो एक साइंटिस्ट आए थे शार्गफ, अर्विन शार्गफ। उन्होंने बोला कि भाई जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही क्या होंगे? हमेशा डीएनए में पिरिमिडीन भी होंगे। उतने ही क्या होंगे? पिरिमिडीन भी होंगे। भाई मेरे को लगा कैसे होंगे इतने सारे, तो कभी तो प्यूरिन आ जाता है, कभी पिरिमिडीन आ जाता है। इस बात को चेक तो करके देख ले। अभी हमने एक छोटा सा सैंपल बनाया। हमने कहा कि इसमें 5 प्यूरिन्स आ रहे हैं, 3 हमारे पास एडेनिन है, 2 हमारे पास गुआनिन है। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पर काउंट करते हैं पिरिमिडीन। पिरिमिडीन में सबसे पहले तुम बात करोगे किसकी? सबसे पहले बात करो तुम थाइमीन की। गिनो थाइमीन कितने हैं? 1, 2, 3। कितने हैं? 3 थाइमीन है। और हमारे पास में साइटोसिन कितना है? काउंट साइटोसिन 1, साइटोसिन 2 और नहीं है। कितने हो गए पिरिमिडीन्स? 3 + 2 5। आयला, ये तो सही बोल के गए थे अरविंद शार्गफ कि जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही क्या होंगे? पिरिमिडीन्स होंगे। और इन्होंने एक और दिया था। क्या दिया था? कि जो रेशियो है हमारा टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन्स का, दैट विल बी इक्वल टू रेशियो किसका? टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन्स का विद टोटल नंबर ऑफ पिरिमिडीन विल बी इक्वल टू 1। करके देखो भाई। यहां पर अगर हम क्या करेंगे? यहां पर अगर हम क्या करेंगे? प्यूरिन को पिरिमिडीन से डिवाइड करते हैं, रेशियो लेते हैं, तो क्या आएगा? 5/5 अगर हम यहाँ पर करते हैं, क्या करते हैं? 5/5 अगर हम करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। भाई ये भी ये सही बोल के गए थे। यस और नो? आ रही है बात समझ में? तो हमारे पास जो डीएनए है वो क्या रहेगा? उस डीएनए में जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पिरिमिडीन होंगे, जितने पिरिमिडीन होंगे उतने ही प्यूरिन होंगे। क्यों? थोड़ा लॉजिक लगाओ, दिमाग से सोचो। क्योंकि जो प्यूरिन है वो हमेशा बाइंड किससे करेगा? पिरिमिडीन से करेगा। तो जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरिमिडीन्स होंगे। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? यस और नो? तो हमारे ये दोनों लॉज तो सही हो गए कि जितने प्यूरिन है उतने पिरिमिडीन है, और जो रेशियो है टोटल प्यूरिन का विद टोटल पिरिमिडीन विल ऑलवेज बी 1। तो हमारे ये जो सैंपल हमने बनाया है, अनजाने में कोई सैंपल हमने बना दिया है, वो क्या हो गया है? बिल्कुल इन दोनों रूल्स को फॉलो करता है। और ये दोनों ही रूल्स हमारे डीएनए के क्या हैं? सेलिएंट फीचर्स हैं। अभी हम आगे क्या पढ़ेंगे? सेलिएंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखोगे कि ये दोनों जो हैं वो सेलिएंट फीचर्स हैं आपके किसके? डीएनए के। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब हमने बोला कि आपका प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन से बाइंड करता है। टू रिंग नाइट्रोजनस बेस किससे बाइंड करेगा? सिंगल रिंग से। और फिर हो सकता है कभी सिंगल रिंग 2 रिंग से बाइंड कर ले। यस और नो? तो हमेशा जो आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस रहेगा वो यूनिफॉर्म ही रहेगा थ्रू आउट द डीएनए। ये भी एक सेलिएंट फीचर है। और जो आपका डीएनए है, हमने क्या बोला? हेलिक्स है। हेलिक्स क्या होता है? हेलिक्स क्या होता है हमारे पास में? हेलिक्स होता है जब हमारे पास में कोई चीज़ ऐसे घूम के जाती है। ठीक है, कैसे जाती है? आपने वो सीढ़ियाँ देखी होंगी, राइट? अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास में क्या होगा? ये ऐसे जाएगा। देखो इसको अगर हम
ठीक से बनाएं थोड़ा सा, तो ये ऐसे जाएगा, ये घूमेगा ऐसे। इसके साथ साथ में ये भी डबल बॉन्ड, ये साथ में क्या चल रहा है, डबल स्ट्रैंडेड है, तो ये ऐसे घूमेगा, फिर ये ऐसे घूमेगा, यस और नो, फिर ये ऐसे घूमेगा इसके पास में से, फिर ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा इसके पास में से, यस और नो। तो वो आपने सीढ़ियाँ देखी है जो ऐसे 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 स्पाइरली नीचे उतरती हैं, यस और नो, राइट। तो वो क्या है, वही है आपका डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया था, ये हमारे को दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है, राइट। ये हमारे पास में वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। दो और साइंटिस्ट थे हमारे पास में, ठीक है, मॉरिस और फ्रैंकलिन थे। उनके काम पर, उनके एक्सरे डिफ्रैक्शन के डेटा पर बेस करके वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। साथ में ये भी बोला कि डीएनए में क्या होगी, बेस पेयरिंग होगी। वो तो अभी हम देख कर ही आए हैं। और बेस पेयरिंग होने के वजह से जो डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स हैं, जो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड्स होंगे। यस और नो, दोनों स्ट्रैंड्स कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। साथ ही में अगर हमारे को एक स्ट्रैंड की क्या पता है, सीक्वेंस पता है, एक स्ट्रैंड की अगर हमारे को सीक्वेंस पता है, मान लो एक स्ट्रैंड है हमारे पास में, उसकी सीक्वेंस है आपकी ATGCCTACT, ये सीक्वेंस है, ए और लगा दो। ये आपकी क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। आ रही है बात समझ में, बात समझ में आ रही है। तो अब जब हम इसमें क्या करेंगे, जब हमारे को मान लो एक तरफ की क्या पता है, सीक्वेंस पता है, तो क्या आप दूसरे तरफ की सीक्वेंस बना सकते हो, यस और नो, यस और नो। अभी हमने इसमें क्या बोला, एक स्ट्रैंड हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी का है, ऊपर से नीचे आते हुए। तो जब ऊपर से नीचे हम दूसरे स्ट्रैंड के लिए आएंगे, तो यहां पर पोलैरिटी क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर और क्या आया कि हमारा जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होने के साथ में, डबल स्ट्रैंडेड होने के साथ में, और क्या है, उसके दोनों स्ट्रैंड्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, साथ ही में क्या है, एंटी पैरेलल भी हैं। मतलब अगर एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरे की क्या होगी, डायरेक्शन एक ही रखोगे आप। बात समझ आ रही है, दूसरे की क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब एक की सीक्वेंस पता है, दूसरे की निकालनी है। बताओ, ए से कौन बाइंड करेगा, टी, टी से कौन बाइंड करेगा, ए, जी से कौन बाइंड करेगा, सी, सी से जी, सी से जी, टी से ए से टी, सी से जी, टी से ए से टी। यस और नो, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, दोनों चीजें हो गई यहाँ पे। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा, स्ट्रैंड्स कैसे होंगे, एंटी पैरेलल है। एक का पोलैरिटी होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरे का पोलैरिटी क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, कैसे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि अगर एक की सीक्वेंस हमारे को पता है तो दूसरे की भी हमारे को पता चल जाएगी, यस और नो। साथ ही में हमारे पास क्या है, अगर एक सीक्वेंस का हमारे को इंफॉर्मेशन है, दूसरे का पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटैरिटी फॉलो होती है, बेस पेयरिंग फॉलो होती है। यही बोल के गए थे हमारे वॉटसन एंड क्रिक। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। तो वॉटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास में, अब यहाँ पर हमारे पास में एनसीईआरटी से लाए हुए कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो पहले एक बार जितना हमने अभी पढ़ा है उसका रिवीजन ले लेते हैं, आ जाओ। तो हमारे पास में क्या है, न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, अगर आरएनए है तो राइबोज, डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज, और साथ ही में फॉस्फेट। तभी तो न्यूक्लियोसाइड से क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, यस और नो। तभी तो हमारा क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, आगे बढ़ो। फिर हमारे पास में क्या है, नाइट्रोजनस बेसेस 2 तरह के हैं। प्यूरिन्स है जो कि कैसे हैं,
डबल रिंग्ड हैं। कैसे हैं? डबल रिंग्ड है। 9 मेंबर है, 1, 3 एंड 7, 9 पोजीशन पे क्या लगे होंगे? नाइट्रोजन लगे होंगे। पिरिमिडीन कैसे हैं? सिंगल रिंग्ड है और 1 एंड 3 पोजीशन पे क्या लगा होगा? नाइट्रोजन लगा होगा। साइटोसिन की और बात करें तो साइटोसिन हमारे को डीएनए आरएनए में दोनों में मिलते हैं। थायमीन सिर्फ डीएनए में मिलता है एंड यूरासिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में मिलता है। किसकी जगह पे मिलता है? थायमीन की जगह पर मिलता है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमारे पास में क्या है? जो नाइट्रोजनस बेस हैं कहाँ से जुड़े होते हैं? 1 प्राइम कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं थ्रू दी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं। और शुगर जब जुड़ता है आपके नाइट्रोजनस बेस से तो क्या बना लेता है? न्यूक्लियोसाइड बना लेता है। बात आ रही है समझ में? उसके बाद में हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? तो यहाँ पर अगर हम न्यूक्लियोसाइड्स की बात करते हैं तो ये वाले जो हैं हमारे सारे एडेनोसिन, ये किसके हैं? हमारे आरएनए के हैं। आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स हैं। यस और नो? ये सारे कौन से हैं? आरएनए के, क्योंकि ये तो राइबो शुगर वाले हैं ना। तो एडेनोसिन, गुआनोसिन, सिटिडीन एंड यूरिडीन। यूरिडीन ही तो आएगा यूरासिल आरएनए में। और अगर हम बात कर रहे हैं हमारे किसकी? डीएनए की, तो उसमें तो सब डीऑक्सी होंगे। डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी सिटिडीन एंड यूरिडीन की जगह डीऑक्सी थाइमेडीन। बात समझ में आ रही है? अब मान लो हमने लिया डीऑक्सी एडेनोसिन लिया, डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब हम इसमें क्या जोड़ रहे हैं? अभी न्यूक्लियोसाइड है, इसमें हमने जोड़ा एक फॉस्फेट, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बोलेंगे? मोनोफॉस्फेट। एक फॉस्फेट है तो आई बात समझ में? क्या लिखेंगे अब इसको? DAMP। थोड़ा देखा देखा लग रहा है, अब बहुत सारी जगह देखा होगा आपने इसको। फिर आप बोलो अगर आपने इसमें 2 फॉस्फेट जोड़े हैं तो आप बोलोगे डीऑक्सी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ADP। फिर से शक्ल देखी देखी लग रही है। एंड अगर आप इसमें 3 फॉस्फेट जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। यस और नो? ये क्या है? हमारा एनर्जी मॉलिक्यूल है। क्या है ये हमारा? मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस में ये हमारा कैसा काम करता है? एज द एनर्जी मॉलिक्यूल। कैसा काम करता है? एनर्जी मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की, तो हमारे पास में 2 शुगर्स के बीच में या 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, पहले न्यूक्लियोटाइड की 5 प्राइम फॉस्फेट के बीच में और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल के बीच में एक लिंकेज बनता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो जुड़े होते हैं बाय 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और जब 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाई न्यूक्लियोटाइड। और जब 2 और 2 से ज़्यादा जुड़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो डीएनए आरएनए क्या है? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं। मोर न्यूक्लियोटाइड्स जॉइंड टू फॉर्म पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। आ गई बात समझ में? उसके बाद में हमारे पास क्या है? जब हम एक पॉलीमर की बात करते हैं तो हमारे पास में एक न्यूक्लियोटाइड के पास में एक 5 प्राइम फॉस्फेट एंड होता है, एक 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड होता है। तो 5 प्राइम का जो हमारा एंड है शुगर का, वो उस पर क्या लगा होता है? फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। अगर वो चेन के एंड में बैठा है तो वो क्या बनाएगा? 5 प्राइम एंड ऑफ द चेन। अगर हमारा जो दूसरा एंड देखेंगे उस पर क्या बैठा होगा? जब हम एक स्ट्रैंड बनाते हैं, जब हम क्या बनाते हैं? 2 स्ट्रैंड्स बनाते हैं डीएनए का, ऐसे ही बनाते हैं। यस और नो? अगर एक यहाँ पे 5 प्राइम है तो उस पर 5 प्राइम फॉस्फेट एंड होगा और दूसरा यहाँ पे क्या होगा? हमारी शुगर का 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड। ठीक है? इसकी पोलैरिटी हमने किस डायरेक्शन में देखी? ऐसे देखेंगे, राइट?
तो हमारे पास में अब दूसरे स्ट्रैंड की क्या होगी, यहाँ पर 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल होगा और यहाँ पर क्या होगा 5 प्राइम फॉस्फेट। सो इससे क्या बोलते हैं हम, इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे स्ट्रैंड्स हैं वो कैसे हैं, एंटी पैरेलल है। कैसे हैं, एंटी पैरेलल है। डीएनए की बैकबोन की अगर हम बात करते हैं तो किससे बनी हुई है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इससे बनी हुई है। एंड जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो तो इंटीरियर ऑफ द डीएनए में प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं। तो डीएनए की बैकबोन कौन बना के जा रहा है, फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। आ गई बात समझ में। डीएनए सबसे पहले कहाँ से निकला था, एक सेल के न्यूक्लियस में से निकला था। 1869 में किसने निकाला था उसको, एफ मिशर ने निकाला था। ये बात हम कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में हमारी। कैसा होता है डीएनए, नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि जो फॉस्फेट है उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। एसिडिक सब्सटेंस होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो फॉस्फेट आ रहा है वो किससे आ रहा है, फॉस्फोरिक एसिड से आ रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। फिर हमने क्या बोला कि जो वाटसन एंड क्रिक है, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने क्या दिया था, डबल हेलिकल मॉडल दिया था। किसके एक्सरे डिफ्रैक्शन के डेटा पे दिया था, मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन के डेटा पर दिया था। साथ ही में हमारे वाटसन एंड क्रिक ने क्या और एक्सप्लेन किया था, बेस पेयरिंग एक्सप्लेन करी थी। बात आ गई समझ में। जो हमने रेशियो बताए, क्या बताए कि एडेनिन एंड थायमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन में हम निकालेंगे, जितने हमारे पास प्यूरिन्स होंगे उतने पिरिमिडीन्स होंगे। एंड जब हम टोटल प्यूरिन और पिरिमिडीन का रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास वो रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आ रही है। जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमिन होंगे। कौन से फॉर्मूला से आया ये, प्यूरिन इक्वल्स टू पिरिमिडीन, यस और नो, ठीक है। एंड जो बेस रेशियो है, जो क्या है, बेस रेशियो है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा एक स्पीशी के लिए। और अगर स्पीशी बदलती है तो ये रेशियो उसके साथ में बदलेगा, लेकिन एक स्पीशीज के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आ रही है बात समझ में, आ जाओ आगे, ठीक है। बेस पेयरिंग की अगर हम बात करते हैं तो दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस हमें पता है तो दूसरे की हम इसको सीक्वेंस निकाल सकते हैं। एक स्ट्रैंड से डीएनए जब क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। अगर आप डीएनए का एक स्ट्रैंड लेते हो, देखो डीएनए आपने लिया, क्या लिया आपने, डीएनए, मान लो आपकी डीएनए की सीक्वेंस एक तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड है ये, ठीक है, और ये 3 प्राइम है। यहाँ पे आपकी सीक्वेंस है ATGCT, ठीक है। यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम की सीक्वेंस क्या होगी, A से बाइंड करेगा T, T से A, G से C, C से G एंड T से A। ये क्या हो जाएगा, 5 प्राइम हो जाएगी। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है। अब जब हम क्या करेंगे, इसका रेप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएंगे ये दोनों स्ट्रैंड्स। अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे रेप्लिकेशन पूरा डिटेल में पढ़ोगे आप लोग, लेकिन एक बार सिर्फ एक अजम्पशन लगाते हैं। दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। पहले ऊपर वाले स्ट्रैंड को लिख लें यहाँ पर, 5 प्राइम से क्या है, ATGCT, और ये 3 प्राइम है, ठीक है। नीचे वाले को भी लिख लेते हैं। नीचे वाले की सीक्वेंस क्या है हमारी, नीचे वाले की सीक्वेंस है हमारी TACGA, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब हमारे को इस पे क्या बनाना है, इसका कॉपी स्ट्रैंड बनाना है, ठीक है। यहाँ से चालू होगा, हमेशा रेप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम में होगा। सबसे पहले क्या लगेगा, A, फिर क्या लगेगा, GCAT, बन गया, ठीक है। यहाँ पर ऐसे जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ATGCT। क्या ये दोनों जो बने हैं हमारे डॉटर स्ट्रैंड्स, क्या वो इससे मेल खाते हैं, क्या ये सेम टू सेम यही है, ATGCT, नीचे क्या लगा हुआ है, TACGA, यस और नो। TACGA 3 प्राइम टू 5 प्राइम की पोलैरिटी है इसकी, उसकी भी क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम की पोलैरिटी है। ऊपर वाला स्ट्रैंड तो पेरेंट से ही आया है। नीचे वाले के बारे में अगर हम देखेंगे तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ATGCT, नीचे वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम TACGA। तो जो हमारे
पेरेंट स्ट्रैंड से, ये जो है जिसको हमने टेम्पलेट लिया है, जिसको हमने क्या लिया है, टेम्पलेट लिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट डीएनए। क्या बोल रहे हैं, पेरेंट डीएनए। और ये हमारे क्या है, ये हमारे डॉटर स्ट्रैंड्स हैं। क्या है, ये हमारे डॉटर स्ट्रैंड्स हैं। ये भी हमारा क्या है, डॉटर है। क्या है, डॉटर है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो ये क्या कह कर जा रही है स्टेटमेंट, ईच स्ट्रैंड फ्रॉम डीएनए, पेरेंटल डीएनए acts as a template for synthesis of a new strand। टेम्पलेट की तरह एक्ट किया, इसने बनाया, इस ये कॉपी की तरह एक्ट हो गया। तो ये जो येलो वाला था ये क्या है, टेम्पलेट है। क्या है, टेम्पलेट है। आप जब ये एप्स यूज करते हो कैनवा के, तो आपको वहां पर बने बनाए क्या मिलते हैं, टेम्पलेट मिलते हैं। उनमें आप कुछ क्या कर देते हो, चेंजेस कर देते हो, मॉडिफिकेशन कर देते हो, अपना डेटा एंटर कर देते हो और एक सेम टू सेम कॉपी बना लेते हो। सिमिलरली ये यहाँ पर भी हो रहा है। ये जो येलो स्ट्रैंड है ये क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। यस और नो? एंड जो दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन रहे हैं बाद में, दे आर प्रोड्यूस्ड आइडेंटिकल टू दी पेरेंटल डीएनए। क्या ये हम देख चुके हैं, बिल्कुल देख चुके हैं। सो दिस एक्सप्लेन्स द जेनेटिक इम्प्लीकेशंस ऑफ डीएनए, कि डीएनए इसीलिए ही हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, जो कि कॉन्स्टेंटली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। आ गई बात समझ में? ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू दी सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए। ठीक है, जिसमें से पहला हमारा सेलिएंट फीचर ये है कि जो आपका डीएनए है वो किससे बना हुआ है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है। नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चेन के बारे में बात करेंगे। जब चेन के बारे में बात कर रहे हैं तो सिंगल चेन के बारे में बात करो कि उसकी बैकबोन कैसे बनी हुई है, शुगर फॉस्फेट की ग्रुप की बनी हुई है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। और जो बेसिस है वो कहाँ है, अंदर की तरफ प्रोजेक्ट हो रहे हैं। यस और नो, यस और नो। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे कि जब हम स्ट्रैंड्स की, यहाँ पे चेन्स की बात कर ही रहे हैं, कि यहाँ पर क्या है, शुगर फॉस्फेट है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ऐसा ही है। यहाँ पर भी क्या है, शुगर फॉस्फेट एंड शुगर फॉस्फेट। अब ये दोनों स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी कैसे होगी, एक अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा कैसा होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। मतलब कि जो आपके स्ट्रैंड्स हैं वो कैसे होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। कैसे होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। बात आ गई समझ में? ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये सिंगल है और जब इसको लगाया गया एक दूसरे स्ट्रैंड के साथ में, तो यहाँ से अगर हम ऐसे देखें इसकी, तो क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एंड अगर हम उल्टा यहाँ से देखा तो ये क्या होगी, ये होगी हमारे पास में 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यस और नो, यस और नो, हो गए एंटी पैरेलल बॉन्ड्स, एंटी पैरेलल राइट स्ट्रैंड्स। चलिए फिर हमारे पास क्या है, अब हमारे पास में स्ट्रैंड की तो बात हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अंदर कौन प्रोजेक्ट कर रहा है, बेसिस प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बेसिस की जब हम बात करते हैं तो एडेनिन हमेशा बाइंड करेगा किसके साथ में, थाइमिन के साथ में। मतलब कि जितने हमारे पास प्यूरिन्स होंगे उतने ही हमारे पास पिरिमिडीन्स होंगे। एडेनिन थाइमिन से बाइंड करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, कितने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। जबकि गुआनिन बाइंड करेगा कितने, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, किससे, साइटोसिन से। यस और नो, बात समझ में आ रही है? गुआनिन बाइंड करता है साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से एंड वाइस वर्सा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ो। ये क्या है आपका, ये आपका डबल हेलिकल मॉडल है जहां पर एडेनिन बाइंड करता है थाइमिन के साथ में, गुआनिन बाइंड करता है साइटोसिन के साथ में। शुगर फॉस्फेट से क्या बनी हुई है, बैकबोन बनी हुई है। और बीच में अंदर प्रोजेक्ट कौन हो रहे हैं, बेस पेयर्स हो रहे हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है आपका। आई बात समझ में? उसके बाद में हम यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं कि जो प्यूरिन है वो हमेशा जुड़ा रहेगा एक पिरिमिडीन से, एंड इसीलिए हमेशा 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए के बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? राइट।
तो अब हमारे पास में आ रही है कि हमने बोला कि जो हमारा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रैंड है वो कैसे हेलिक्स बना है, राइट हैंडेडली वो टर्न है। कैसा टर्न है? राइट हैंडेड फैशन में टर्न है। अब यहाँ पर आपके पास में एक नया टर्म आता है, दैट इज पिच। दैट इज पिच। तो पिच क्या है यहाँ पर, इसकी बात करते हैं। क्या बात करेंगे? पिच की बात करेंगे। तो यहाँ पर जब हम पिच की बात करते हैं तो पिच है कि अगर मान लो ये आपका एक पूरा क्या बनने जा रहा है, ऐसे टर्न बनने जा रहा है, दिस इज अ कंप्लीट टर्न, और यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो जितना राइज एक टर्न में हुआ है, जितना राइज एक टर्न में हुआ है, ये टर्न में कितना राइज हुआ है, ये टर्न आपका कहाँ से चालू हुआ, ये चालू हुआ और ये टर्न आप यहां पहुंच गए। सो दिस इज नोन एज पिच, कि आप एक टर्न में कितना चढ़ के जा रहे हो, एक टर्न में आपने कितनी हाइट अटेन कर ली, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिच। पिच ऑफ द हेलिक्स। क्या बोला हमने कि ये एक टर्न था, फिर एक टर्न से आप और ऊपर चढ़ गए, तो कितना आप ऊपर चढ़ गए, दैट इज नोन एज योर पिच। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये जो पिच है ये कितनी हाइट देकर जाती है, ये आपको देकर जाती है अराउंड 3.4 नैनोमीटर। कितनी देकर जाती है? 3.4 नैनोमीटर पर टर्न। मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, ये घूम के आया और यहां पर एक सर्कल खत्म कर दिया, ठीक है। मान लो अगर हमने एक सर्कल बनाया धागे से यूं, ठीक है, कैसे बनाया, एक सर्कल हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, यस और नो। और दूसरा हम इसको कैसे बना सकते हैं कि हम इसको ज्वाइन ना करें, लेकिन क्या कर दें, ऐसे, ये नीचे की तरफ चला जाएगा, मतलब कि ये कुछ ऐसे आ जाएगा यूं, राइट। तो ये कितनी हाइट आप लेकर गए हो, इसको आप कह रहे हो पिच। और एक टर्न में, एक जो ये आपका टर्न है जो अपन ने बनाया है यहाँ पर, इस एक टर्न में आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर्स होते हैं। कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स पर टर्न। कितने? 10 बेस पेयर्स पर टर्न। बात समझ में आ रही है, राइट? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जब हमारे पास हर टर्न पर 10 बेस पेयर्स हैं, तो हर एक बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive base pairs is 3.4 divided by 10, that is 0.34 नैनोमीटर। मतलब कि अगर हम इस टर्न में क्या लेकर जाएं, 10 बेस पेयर बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर बना के जा रहे हैं, तो हमारे पास हर बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होएगा? 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर, 34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर, 0.34 आई बात समझ में? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यस और नो? ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो पिच है दैट इज कि एक टर्न आपको कितनी हाइट देकर जा रहा है, राइट। और हर टर्न में कितने बेस पेयर्स है? 10 बेस पेयर्स है, और 2 बेस पेयर्स के बीच में क्या है, कितना डिस्टेंस है? 0.34 नैनोमीटर्स। आ गई बात समझ में? तो पिच क्या है हेलिक्स की? 3.4 नैनोमीटर्स। रफली कितने बेस पेयर्स हैं? 10 बेस पेयर्स हैं। तो डिस्टेंस कितना होगा हर बेस पेयर के बीच में? 0.34 नैनोमीटर। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर देखो आप ये डायग्राम कि एक टर्न से, ये देखो यहाँ से टर्न चालू हुआ, ये टर्न चालू हुआ, ये टर्न चालू हुआ, यहाँ खत्म हुआ। कितना मिला पिच हमारे को? 3.4 नैनोमीटर। कितना मिल गया पिच? 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। और आपके पास हर बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होएगा? 0.34 नैनोमीटर्स होएगा। दिस इज द फोर्थ सेलिएंट फीचर आपके डीएनए का। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जो डीएनए के बेस पेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऊपर स्टैक्ड है। कैसे? ये देखो, अगर एक यहाँ पर है ए, यहाँ पर क्या होगा? टी होगा, ठीक है। ये क्या है आपका? ए, ओहो,
ये क्या है आपका ए, तो इधर टी होगा। इसी के जस्ट नीचे क्या होगा, जी अगर है तो यहाँ पर सी होगा। इसी के नीचे क्या है, अगर दूसरा है तो ये ऐसे होगा। तो एक के ऊपर एक स्टैक क्या होता है, जब आप कपड़ों को तय करके रखते हो और आप उनको एक के ऊपर एक ऐसे रखते हो, यस और नो, ऐसे ही तो रखते हो। तो ये क्या बना रहे हो आप, दिस इज योर स्टैक। और ये जो स्टैकिंग है वो डीएनए में किसकी होती है, बेस पेयर्स की होती है। और ये बेस पेयर्स की स्टैकिंग क्या देकर जाती है, डीएनए को स्टेबिलिटी देकर जाती है। क्या देकर जाती है, डीएनए को स्टेबिलिटी देकर जाती है। साथ ही में डीएनए को स्टेबिलिटी और कौन दे रहा है, जो दो आपके बेस पेयर्स हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो भी क्या देकर जा रही है, स्टेबिलिटी देकर जा रही है। आ गई बात समझ में। तो दीज वर दी 5 सेलिएंट फीचर्स आपके डीएनए के। सारे फीचर्स कौन से हैं, जो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में भी, और आज हमने क्या किया है, रिवाइज किया है। एक नया कॉन्सेप्ट आपको यहां बता के जाएंगे अपन, दैट इज सेंट्रल डॉगमा। ये कितनी बार आपने नाम सुना होगा, यस और नो, क्या नाम सुना है, सेंट्रल डॉगमा, यस और नो। क्या होता है आखिर ये सेंट्रल डॉगमा। हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा डीएनए है, जो हमारा क्या है, डीएनए है, दैट इज द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वो क्या करता है, स्टोरेज करता है ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और अभी हमने देखा कि डीएनए खुद से ही खुद को भी बना सकता है। डीएनए क्या कर सकता है, खुद से ही खुद को भी बना सकता है थ्रू अ प्रोसेस नोन एज रेप्लिकेशन, थ्रू अ प्रोसेस नोन एज रेप्लिकेशन, यस और नो। अब डीएनए से क्या करना है, हम कहते हैं कि भाई डीएनए में ही जीन्स होते हैं, जीन्स ही क्या करते हैं, प्रोटीन कोड करके जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी नाक हमारे पेरेंट्स जैसी होती हैं, आंखों के कलर डिसाइड होते हैं, बाल डिसाइड होते हैं, कर्ली होंगे, वेवी होंगे, आप लंबे होंगे, छोटे होंगे। ये सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ये सब किससे डिसाइड होती हैं, जीन से डिसाइड होती हैं। मतलब डीएनए क्या करके जाता है, स्टोर तो कर रहा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, लेकिन कुछ ऐसा है जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करके जा रहा है, आगे कैरी करके जा रहा है, एंड दैट इज आवर mRNA, मैसेंजर आरएनए। याद आ रही है पहली क्लास याद आ रही है कि नहीं आ रही है। और ये मैसेंजर आरएनए डीएनए के किससे बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से बनता है। किससे बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से बनता है, यस और नो, यस और नो। अब इस एमआरएनए का क्या होगा, इस एमआरएनए के ऊपर कुछ हमारे पास में क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब वो न्यूक्लियोटाइड्स तीन मिलकर एक क्या बना लेते हैं, कोड बना लेते हैं, कोडॉन बना लेते हैं, और 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर कोड करते हैं फॉर 1 अमाइनो एसिड। बात समझ में आ रही है। जब अमाइनो एसिड जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, यस और नो। और इस प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। एंड ये जो पूरा प्रोसेस है डीएनए से एमआरएनए बनने का, एमआरएनए से प्रोटीन बनने का, इसी को ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, यस और नो, ठीक है, राइट। अब हमारे पास में यहाँ पर एक चीज़ और है, कुछ वायरसेस में जहां पर हमने पढ़ा था कि आरएनए वर्क्स एज द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, वहां पे क्या होता होगा, वहां पे जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है कई बार रिवर्स होती है, फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलकर जाएंगे, डीएनए से आरएनए तो क्या होता है भाई, ट्रांसक्रिप्शन होता है। डीएनए से आरएनए क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। लेकिन प्रोसेस रिवर्स हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। व्हेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज इन रिवर्स डायरेक्शन, उसको हम क्या बोल के जाते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
बात समझ में आ रही है? मतलब क्या हो रहा है, आरएनए से आपका क्या आ रहा है, जेनेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, एंड इसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अंडरस्टूड। तो हमारे पास में यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे, फ्रांसिस क्रिक, वही वॉटसन वाले, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सेंट्रल डॉगमा दिया और उन्होंने कहा कि भाई जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो होता है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। बात समझ में आ रही है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। डीएनए खुद को रेप्लिकेट करके बना सकता है डीएनए वापस, ट्रांसक्रिप्शन करके बनाएगा क्या, एमआरएनए, एंड ट्रांसलेशन करके बनाएगा प्रोटीन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉगमा बोल के जाते हैं। अब अगर हमारे पास में कुछ वायरसेस में क्या है, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो वहां पर क्या होएगा, आरएनए से बनेगा हमारा डीएनए। सो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बात समझ में आ रही है? और ये कहाँ होता है, उन वायरसेस में होता है जहां पर आपका जो आरएनए है वो क्या है, एज द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। बात समझ आ रही है? यस और नो? सो दिस वाज योर डीएनए। आ रही है बात समझ में? दिस वाज योर डीएनए। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि हमारे जो यहाँ पर क्या है, प्रोकैरियोट्स है, इकोलाई है, उनमें जो डीएनए है उसमें कितने बेस पेयर्स है, 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स हैं। और हमारा जो ह्यूमन है उसमें कितने हैं, अगर हम हैप्लॉइड देखते हैं तो 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स, और डिप्लॉइड देखते हैं तो 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स। इन सबको कहाँ पैक करना है, इकोलाई के जो ये डीएनए है ये तो एक न्यूक्लियोइड में पैक होएगा, एंड ह्यूमन का जो डीएनए इतना बड़ा है वो पैक होएगा एक न्यूक्लियस में। यस और नो? तो हम बात करेंगे कि हमने सामान तो ले लिया इतना सारा, लेकिन इनके छोटे छोटे न्यूक्लियस में इनको कैसे क्या करना है, पैक करना है। तो ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, मिस मत करना, बहुत ही बढ़िया क्लास होगी। मिलते हैं आपसे वहाँ पैकेजिंग करते हुए डीएनए की, तब तक के लिए बाय बाय।